नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रोहित डोगरा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के युवाओं के जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो अहम काफी मुद्दे हैं, जिसमें अगर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट फ्रॉड, SRO 202, SRO 24, अनएम्प्लॉयमेंट, 4G इंटरनेट, रैबरी खेल की जो पॉलिसी है, आज इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। और इसी के साथ एक बात आप लोगों के साथ में और करना चाहूंगा कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जो इस समय जो एक बड़ी महामारी से पूरा हमारा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, भारत देश की बात करें, चाहे विदेशों की बात करें, लगातार जो महामारी बढ़ती भी चली जा रही है और कहीं ना कहीं अभी इस महामारी से हम लोगों को लंबे समय तक लड़ना भी होगा। आज इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। अंकुश शर्मा जी, सबसे पहले नमस्कार और आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। अंकुश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, जो कोरोना वायरस की जो इस समय पूरी सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल सिचुएशन जो चल रही है, जो सरकार ने इसको हैंडल किया है, क्या पूरी अच्छी तरह से हैंडल किया गया है, जहां फिर इसमें और भी कुछ किया जा सकता था? क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं, ओवरऑल सिचुएशन को क्या कहेंगे और जनता को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा अभी आई है और सरकारों ने, मुझे लगता है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश की है। प्रयास जो है सरकारों के सामने दिखते नजर आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट का स्कोप है नहीं है, ऑब्वियसली हर किसी चीज में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली फीडबैक देके गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा चीजों को इंप्रूव करवाने के लिए सोसाइटी का भी एक रोल रहता है, जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं उनका भी एक रोल रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से इस समय सिचुएशन हैंडल हो रही है। जिस तरीके से एकदम आई इस प्राकृतिक आपदा को डील किया भारत ने, जम्मू कश्मीर स्टेट ने खास तौर पे, और हमारी स्टेट्स ने, मुझे लगता है वो सराहनीय है और एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी है, जिस सिचुएशन को हमें मिलके एक्सेप्ट करना है, मिलके उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं। और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इस प्राकृतिक आपदा को हैंडल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सरकार के द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस का पालन करके हो या फिर इस महामारी के, इस इनफैक्ट पैंडेमिक के कारण जो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं उनकी मदद करके हो। सिस्टमिक फ्लॉज जो हमें नजर आ रहे हैं इस समय, उनको फिक्स करने के लिए खुद उठाए गए कदमों को लेके हो। तो मुझे लगता है कि यही मेरा संदेश रहेगा कि इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के, ध्यान में रख के, लेट अस पुट अ कलेक्टिव फ्रंट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, ताकि इसको एक समयबद्ध तरीके में हम एक पूर्णता, पूरे तरीके से कंट्रोल में ला सके और हमारा समाज फिर से जैसे पहले था उसी तरीके से चलना शुरू हो जाए। अंकुश जी, जहां पर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, लॉकडाउन 4 में हम लोग आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो रिलैक्सेशन भी दी गई है, काफी चीजों में दी गई। मैं सीधा टारगेट करूंगा कटरा की, अगर मैं बात करूं, मेरी कुछ लोगों से वहां पे बात भी हुई। छोटे से छोटा अगर बात करें, बड़े से बड़ा, वहां पर अगर ऑटो रिक्शा वाले की बात करें, घोड़ों वालों की बात करें, वो सीधे सीधे बेरोजगार हैं और इस समय सीधा हम कह सकते हैं कि भुखमरी के शिकार भी हो रहे हैं। तो अब इस महामारी से हमको तो काफी लंबे समय तक भी चलना है, तो क्या वो सही रहेगा वो सब कुछ बंद रखना और एक भुखमरी की और उनको सीधा सीधा धकेलना, इससे हम ये कह सकते हैं? क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप ग्लोबली भी देखिए तो जिस तरीके से लॉकडाउन भारत में इंप्लीमेंट किया गया, मुझे लगता है कि यही आपको सिमिलर एग्जांपल्स पूरे ग्लोब में भी नजर आएंगी। एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी है, इसमें ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसके कारण इकोनॉमी पे बहुत भारी असर पड़ा है। हमारी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, जो डिसएडवांटेजियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनका कुछ का जिक्र आपने किया, वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि सरकार जिस तरीके से इंडस्ट्री और आम जनता के लिए फिस्कल स्टिमुलस या फाइनेंशियल पैकेजेस इंट्रोड्यूस कर रही है, उसी तरीके से इन लोगों के लिए भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस का रास्ता खोजेगी। और इसके साथ ही जब तक वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का रास्ता नहीं आ जाता, एकदम पब्लिक नहीं हो जाता या उसके बेनिफिट्स नहीं मिलना शुरू होते, मुझे लगता है कि समाज को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में समाज बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, आपको लाइन दिखेगी लंगरों की, लोगों की केवल नहीं, लंगरों की भी आपको लाइन दिखेगी। आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो जाइए, लखनपुर में आपके लंगर है, कठुआ सिटी में आपके लंगर है, आपका हटली मोड़ में लंगर है, वैसे ही आप
बरनोटी में लंगर है, द्यालाचक में लंगर है, हीरानगर में लंगर है। तो मुझे नहीं, इसके अलावा और भी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर हो, रामबन हो, कटरा हो, आपने देखा किस तरीके से समाज ने आके इन वर्गों का ध्यान रखने की, ख्याल रखने की, इनका पेट भरने की जिम्मेवारी उठाई है। इनफैक्ट कल ही जम्मू के एक बहुत विख्यात ग्रुप ने हमें भी न्योता दिया था, हमें भी मौका दिया। तो कल कम से कम हमने कोई 40-50 फैमिलीज को उनके माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से, वरुण शर्मा जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके ग्रुप के माध्यम से 10-10 दिन का राशन बांटा। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। जहां तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, पूरे तरीके से बंद किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं उस पर एक एक्सपर्ट राय नहीं दे सकता। डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर है, लेकिन कुछ और भी तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधारों पे निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सबके लिए प्रॉब्लम, देखिए आई बीइंग अ लॉयर, हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी में भी तो बहुत प्रॉब्लम है। ओनली इफ यू गो टू द कोर्ट यू गेट अ अर्निंग फॉर योर लिविंग, राइट? सो लॉयर्स भी सफर कर रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स ने भी काफी सफर किया। प्राइवेट क्लिनिक्स तो शुरू से बंद ही रखे गए, बीच में रिलैक्सेशन दी गई। मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी ऐसा तबका है जो इस लॉकडाउन से इफेक्ट नहीं हुआ है। जो लोग सेल्स कर रहे हैं उनकी सेल्स में काफी घटोतरी हुई है, कमी आई है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरह भी अब हमारी देश नहीं है कि इतना बड़ा धक्का लगने के बाद उनके पास बैकअप है उनको फिर से खड़ा करने का। यहाँ पे बैकअप की भी प्रॉब्लम है। इकॉनमी तो पहले से ही थोड़ी सी डोलड्रम्स में थी, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। उसके वैश्विक कारण भी थे, डोमेस्टिक रीजंस भी थे, मॉनेटरी भी रीजंस थे, फिजिकल रीजंस भी थे, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी क्राइसिस से डट के मुकाबला करना, यही भारतवर्ष का इतिहास भी रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत कम समय में हम रिकवर करेंगे। रिकवरी मोड में ऑलरेडी हम हैं और हमारा समाज मिलके फिर से एक नॉर्मल पाथ पे अग्रसर होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन भी है। सर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक नोटिफिकेशन भी जो DIPR द्वारा दिया गया कि 10,000 रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है काफी जल्द शुरू होने वाला है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोमिसाइल की डेफिनेशन तो काफी महीने पहले ही आ गई थी। उसके लिए अभी मोस्ट रिसेंटली कि किस तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, उसके लिए रूल्स अभी नोटिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इन्होंने कानून लाया, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट की, सब जॉब्स को प्रोटेक्ट किया। ये एक नेचुरल चीज थी कि डोमिसाइल रूल्स आएंगे, क्योंकि उन रूल्स के आधार पे ही आगे की कार्रवाई होगी। रूल्स काफी क्लियर हैं। एक जो पीछे पहले कमी, एक सीरियस कमी छूट गई थी कि जो अनरजिस्टर्ड कश्मीरी हिंदू और POJ के पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, इनफैक्ट पाक ऑक्युपाइड जम्मू लद्दाख कश्मीर का उसमें कोई एरिया है नहीं कश्मीरी स्पीकिंग, वहां के जो अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट्स थे जो मूलतः जम्मू कश्मीर के थे, उन्हें छोड़ दिया गया था। तो अब 1 साल की विंडो उनके लिए खोली गई है कि वो आके रजिस्टर करवा सकते हैं। ये वो लोग थे जो जम्मू में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, कोई हिमाचल में सेटल हो गया, कोई US चला गया, कोई आया ही नहीं, कोई पहले ही बाहर था, कोई दिल्ली में सेटल हो गया, कोई बैंगलोर, महाराष्ट्र। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी हर जगह पे है, POJL कम्युनिटी भी तकरीबन हर जगह पे है, उनके लिए विंडो खोली। अब मुझे लगता है अच्छा ही होता, ठीक है इन्होंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी नहीं था। अच्छा ही होता कि जब ये कश्मीरी हिंदू और POJL के जो हिंदू हैं, जो वहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के कारण मैसेकर्स फेस करके, जेनोसाइड फेस करके यहाँ पे आए, उनके लिए आमरण विंडो खोली जानी चाहिए थी। उनकी जनरेशंस के लिए भी, वो मूलतः जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनके लिए आप क्यों उन्हें ये कहेंगे कि केवल आपके लिए 1 साल की विंडो है? दे शुड हैव बीन गिवन अ विंडो कि आप कभी भी आइए, आप साबित करिए हम कश्मीरी हिंदू हैं, ये POJL के रेफ्यूजीज हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डजंट मैटर, तो आपको नागरिकता दी जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नागरिकता को सवाल नहीं, नागरिकता तो एक ही है, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप, वो करना चाहिए था। लेकिन थोड़ा किया है, कुछ स्वागत योग्य है, लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं है। एक क्लियर मैसेज आपको देने की जरूरत है कि जो जम्मू कश्मीर का जो ओरिजिनल रेजिडेंट रहा है पूर्व में भी, जो भी नहीं भी है, ही शुड also have that liberty of coming at any point of time and getting a domicile certificate। जैसे इजराइल ने कहा कि अगर कोई ज्यू है, दुनिया का कोई भी यहूदी इजराइल में आके कह रहा है कि मैं यहूदी हूँ, और उसका तो he becomes a naturally becomes a citizen of Israel। इसी तरीके का सेम सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। वो इस कारण भी क्योंकि वो लोग हैं, वो कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इस्लामिस्ट्स के हाथों, फंडामेंटलिस्ट्स के हाथों जीनोसाइड को फेस किया है। ये जीनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं, तो इनके लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए था।
सर इस पे एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसके आपने देखा होगा काफी पार्टीज इसका विरोध में है, कुछ युवा भी कहीं ना कहीं इसके विरोध में है। आपको क्या लगता है वो विरोध क्यों किया जा रहा है, उनको कहाँ कमी लग रही है? जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध की आपने बात की, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इसके विरोध में है और जम्मू से पैंथर्स पार्टीज के विरोध में है। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक है। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी और अभी भी कहती हैं कि 370 इसलिए आवश्यक था ताकि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखा जाए। तो जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम स्पेशल डोमेन की तरह मेंटेन करके रखा जाए, उसके लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि वैसा ही जैसा स्टेट सब्जेक्ट वाला निजाम था वैसा ही रीइंट्रोड्यूस किया जाए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में 15 साल की इन्होंने अनवारंटेड सी एक विंडो लगा दी है। अब उन्हें लगता है कि 15 साल के बाद ये डेमोग्राफी चेंज होना शुरू होगी, तो मुस्लिम इंटरेस्ट्स, मुस्लिम आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट्स को सामने रख के डोमिसाइल लॉ का विरोध कर रहे हैं। पैंथर्स पार्टी ने क्यों इसका विरोध किया मुझे समझ नहीं आ रही। जहां तक आपने यहाँ के कुछ युवाओं की बात की, ऑब्वियसली युवाओं में रोष था इस चीज को लेके, दे वांटेड आल्सो प्रोटेक्शनिज्म, लेकिन जम्मू के युवाओं का एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट था, एक एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से आर्गुमेंट था। तो मुझे लगता है कि हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जम्मू को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक तब मिलेगा जिस समय पावर सेंटर जम्मू में शिफ्ट होगा। यानी आप पिछले 70 साल का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 100% जॉब प्रोटेक्शनिज्म जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी। बाहर का कोई भी व्यक्ति कोई भी कोशिश कर ले यहां नौकरी सरकारी नहीं पा सकता था, क्योंकि 370 और 35 एक ही बार थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाए तो हमेशा जम्मू के साथ अन्याय किया गया, हमेशा नौकरियां कश्मीरियों ने अपने हाथ में रखी, मोनोपोलाइज की, ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन रखी। और आपको ये जान के बहुत दुख होगा और उसके सबूत भी हमने कई बार पेश किए कि फ्रॉड करके उन्होंने ये सब कुछ किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट माफिया चलता था, ये सुनिश्चित करता था कि कश्मीरी मुसलमान ही ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंट हो। एसएसबी में भी यही हाल हुआ। इन सभी चीजों को लेकर हमने कई केस भी किए, केस पेंडिंग भी हैं और बहुत सारी जगह इनका एक्सपोजे भी हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक का निर्णय देख लीजिए, क्योंकि जम्मू के लोग अधिक सेलेक्ट हो रहे थे इस नौकरी में, इसलिए उन्होंने उस लिस्ट को ही क्रैश कर दिया। इनफैक्ट पहले स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनानी थी, लेकिन उसमें कश्मीर के लोग नहीं आ पा रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको कन्वर्ट किया। सर जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट की बात की आपने, ही सबसे पहले इसको एक्सपोज भी किया था। जो हमने ऑडियो वीडियो जो सुना था वो हमारे फॉर्मर जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब का। सर इस रिक्रूटमेंट का तो हम सीधा कह सकते हैं कि अब तो पानी फिर गया सीधा सीधा, क्योंकि अब इसका तो कुछ है नहीं। और इसका हमने वो नोटिफिकेशन भी देखा था कि अब जो है इसकी जो रिक्रूटमेंट है नए सिरे से जो शुरू होगी, नए सिरे से इसके एग्जाम होंगे, फिर इसकी रिक्रूटमेंट होगी। तो कब तक ये युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब कब तक होता चलेगा? देखिए, इसमें एक सॉल्यूशन अभी पेंडिंग है। एक चीज एक्सप्लोर की जा सकती है अगर कैंडिडेट्स चाहें तो। एक आरटीआई फाइल की, एक कैंडिडेट ने फाइल की जो एस्पायरेंट था, जिसने एग्जाम में अपीयरेंस कॉज की थी। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की आरटीआई एक्ट के तहत और कैंसिलेशन ऑर्डर की कॉपी बैंक से मांगी। उस कैंसिलेशन ऑर्डर में बैंक ने क्लियरली लिखा है कि हमारा फैसला नहीं है, सरकार का फैसला है। कैंसिलेशन ऑर्डर सरकार ने पास किया है, उन्होंने कॉपी देने से मना कर दिया। लेकिन इशू वो नहीं है, इशू ये है कि एक गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कैंसिलेशन का, और गवर्नमेंट इज एमिनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। J&K बैंक अनफॉर्चुनेटली एक जजमेंट के कारण इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12, which means that a writ petition would not lie against J&K बैंक। लेकिन चूंकि जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो सरकार ने निकाला है, तो इसके आधार पे वी कैन obviously go to the high court and seek a quashing of that cancellation order। उस कैंसिलेशन ऑर्डर को क्वैश करवाने के लिए हम निश्चित तौर से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बैंक एक स्टेट है और पिछली जजमेंट को ओवर रूल करवाने के लिए भी इसमें हम एक्सरसाइज हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सो वी हैव नाउ सफिशिएंट ग्राउंड्स टू फाइट इट इन कोर्ट्स। लेकिन ये निर्णय बच्चों का रहेगा। अगर बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें कोर्ट में जाके कैंसिलेशन ऑर्डर को क्वैश करवाना है ताकि रिजल्ट डिक्लेयर हो सके, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हाँ, ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कुछ कर सकती थी, उन्होंने बच्चों से मुंह फेर लिया है। उन्होंने यूथ के सपनों पे पानी जरूर फेर दिया है। लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रेशर अगर बने तो इस समय भी सरकार इज टोटली एम्पावर्ड टू डिसाइड कि हम इस कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करते हैं, हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपका मेरिट अब तक का बना है। तो वो एक वेलकम स्टेप होगा। मुझे लगता है वही होना चाहिए। कोर्ट एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां भी बनी है, मुझे लगता है कोर्ट इज अ वायबल ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम हाई कोर्ट में J&K बैंक के कैंसिलेशन ऑर्डर के खिलाफ इस समय जा सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिलेशन ऑर्डर सरकार ने पास किया है और J&K बैंक ने लिखित में ये जारी किया है कि ये सरकार ने ही पास किया है, कॉपी चाहे उसकी ना दी हो। सर SRO 24 की अगर मैं बात करूं, SRO 24, मैं कल की एक वीडियो देख रहा था। कल प्रोटेस्ट किया जा रहा था GMC कठुआ में। छोटी छोटी बच्चियां जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो बच्चियां हैं, उनको इस कोविड-19 की महामारी के चलते
इस जॉब से जो SRO 24 के तहत जो लगी हुई थी, जो नर्सेज थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, जबकि इस महामारी के चलते उनकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है और उनसे काम भी लिया गया कोविड-19 के चलते, उन बच्चियों से काम भी लिया गया, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनको पहले तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता और उसके बाद उनको वहां पर आकर धमकियां भी दी जाती हैं कि जहां से आप उठकर चले जाओ। साफ वीडियो मैं आपको दिखा भी सकता हूं और वो देखा भी होगा, सबने देखा हुआ है। तो इस महामारी के चलते उनको बाहर निकाल देना, जॉब से बाहर निकाल देना और सड़कों पर उनको आने के लिए मजबूर कर देना, और उसके बाद कोई पॉलिटिकल लीडर भी और कोई किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, कोई उनके पास भी नहीं गया। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। SRO 24 जैसे SROs का आना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक एडहॉक अरेंजमेंट के लिए कानून बनाते हैं, उसमें 6 साल का प्रोविजन रखते हैं, हर साल के बाद आपको एक्सटेंशन देने की उसमें प्रोविजन एक पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर आप इस तरीके के कानून बनाते भी हैं तो उसमें होनी चाहिए। दूसरा, कोविड के समय पे जिस समय इन लोगों की बहुत आवश्यकता थी, जहां पे लोग वॉलंटियर करके सामने आ रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, वो समय पे इनका विदाउट गिविंग सफिशिएंट कन्विंसिंग रीजंस मुझे लगता है कि अनवारंटेड था। क्योंकि इन बहुत सारे प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट से मैं स्वयं मिला, मैं भी मिला, ये मेरे पास भी आए, फोन पे भी मैं सदा इनसे संपर्क पे रहा। जो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरा करने की कोशिश की। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट कोर्ट में जाने की है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इशू SRO 24 को लेके ये भी था कि इन लोगों की ये भी शिकायत थी, जिस समय मेरी मुलाकात हुई तो उन्हीं से मुझे पता चला कि जिस स्पेशलाइज्ड कोर्स के बेसिस पे जिस स्पेशलाइजेशन के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया था, उनको निकाले जाने के बाद वो पोस्ट्स को भरा नहीं गया है, यानी स्पेशलिस्ट्स वहां पे नहीं है और नॉर्मल जो स्टाफ नर्सेज हैं वो कोई जनरल जो काम करती हैं, जो उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं है, वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट रहा गवर्नमेंट के पार्ट पे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और खासकर इस समय पे जिस समय पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है हर व्यक्ति को, इस समय पे जिस समय पे अस्पतालों को भी, सरकार को भी इन पैरामेडिक्स की जरूरत थी, इस समय पे निकालना मुझे लगता है एक नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी है, शायद एक विम्सिकल डिसीजन है, एक धुनकी आई और आपने ये निर्णय ले लिया। उसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेजेस में SRO 24 के तहत रिक्रूटमेंट हुई थी, फिर सेलेक्टिवली कठुआ को टारगेट करना, सेलेक्टिवली राजौरी को टारगेट करना, कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस को टच ना करना, वो भी इसमें एक एंगल है जो बहुत मुझे लगता है कि एक आईब्रोज रेज करने वाला है और जो फर्दर हमारे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता है कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन है, जहाँ पे कश्मीर के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो जम्मू के साथ नहीं किया जाएगा, एक सौतेला व्यवहार यहाँ पे किया जाएगा। एक और इंस्टेंस उसकी सामने आए, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज की सीरियसनेस को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए। एंड आई थिंक इन सब लोगों को आपको वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। और मुझे जानने में ये भी मिला है, हालांकि बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स हैव नॉट कम आउट विद डिटेल्ड ऑर्डर्स, विद अ डिटेल्ड रीजनिंग, विद डिटेल्ड फैक्ट्स, तो अगर कोई तथ्य कोई गलत है तो ये ऑनस उन पे है कि समाज में गलत तथ्य फैल रहे हैं। इट वॉज फॉर देम टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि किन परिस्थितियों में, किन तथ्यों के आधार पे, किन कंडीशंस में हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो सैंक्शनड पोस्ट्स हैं और जितनी अवेलेबल वैकेंसीज हैं, डिस्पाइट रेगुलर रिक्रूटमेंट वो सारी फुलफिल नहीं हुई हैं। अब अगर आपकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा जर्जर है, हम अपनी GDP का बहुत मिनिमल हिस्सा इसे देते हैं, 12 से 15% GDP का हिस्सा जहां देने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपका GDP शेयर हेल्थ में लेस देन 4% है ऑफ द GDP। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, या इससे कम है। तो एक तो सैंक्शनड पोस्ट अगर 100 चाहिए तो आप केवल 25 या 30 रखेंगे, उस पर भी पूरी नियुक्तियां नहीं करेंगे। जो एडहॉक स्टाफ आपकी मदद कर रहा है या पूरा जी तोड़ जान लगा के उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अनसेरेमोनियसली निकाल भी देंगे। मुझे लगता है कि ये बैड गवर्नेंस है, इनएफिशिएंसी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग या गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। गवर्नमेंट इज अ मॉडल एम्प्लॉयर, और अगर मॉडल एम्प्लॉयर इस तरीके की रिक्रूटमेंट्स करेगा जहां अपेरेंटली ये दिखे कि गवर्नमेंट इज आल्सो नाउ बिलीविंग इन अ हायर एंड फायर काइंड ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और गवर्नमेंट के बड़ी पुअर कंडीशन होने की सच्चाई को
मैनिफेस्ट करता है, क्लियरली सामने रखता है। जी सर, SRO 202 30 जून 2015 और आज 2020 है, तब से लेके अभी तक यूथ लड़ रहा है, सिर्फ लड़ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के आगे मांग की, हर मांग की, लेकिन अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं। जहां अभी भी वो आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी देखोगे, यूथ इसी को लेके बात करता है। जहां कभी हम कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके नीचे भी यही कमेंट रहते हैं कि यार SRO 202 की बात करो, वो कब रिवोक होगा या इसमें अमेंडमेंट होगी, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? इसके बारे में देखिए, इसके बारे में एकजुट जम्मू ने शुरू से ही बात की, इनफैक्ट पब्लिक पोजीशन भी हमने ली, उसके अलावा जहां हम बात कर सकते थे बात की। लेकिन ये समझने की जरूरत होगी कि SRO 202 को खत्म किया जा सकता है केवल दो तरीकों से। या तो हम सत्ता में हम डिसाइड करें कि दिस इज अ ऑर्डर विच हैज टू बी रिवोक्ड और एक पॉलिटिकल डिसीजन हो जाए। एकजुट जम्मू सत्ता में नहीं है जी, सरकारों पे बहुत दबाव बनाया। दूसरा ऑप्शन कोर्ट से है, कोर्ट में अभी हम गए नहीं हैं। कोर्ट में SRO 202 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए हम जा सकते हैं। देयर इज एम्पल पॉसिबिलिटी, सफिशिएंट ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे हम एक रिट पिटीशन बना सकते हैं, हम इसकी क्वैशिंग सीक कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो अभी हमने अवेल किया नहीं है। जिन्हें फैसला लेना है वो फैसला ले नहीं रहे हैं। बार बार हम चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, कारण देते हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं, जहां पे लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि उन्होंने चलिए मजबूरी में जो रिकमेंडेशन दी कि चलिए अब कुछ नहीं तो कम से कम ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से लॉ कमीशन ने लिखा है, जो पूरी कमेंट्री, जो एक ट्रिटाइज SRO 202 पे, वो तो क्लियरली कहते हैं कि ये फ्रॉड है। लॉ कमीशन तो क्लियरली कहता है कि होना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो ये कहता है कि चलिए अब सरकार की कोई, अगर ये रो रही है सरकार, ब्यूरोक्रेसी रो रही है, तो चलो 5 की बजाय 2 साल कर दो, वो फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल लग जाएगा। जी। लेकिन हमारा ये क्लियर स्टैंड है कि SRO 202 क्वैश होना चाहिए। SRO 202 के तहत जो लोग लगे हैं उन्हें फुल सैलरीज, केवल बेसिक पे नहीं, कंप्लीट सैलरीज, बाकी कंपोनेंट्स को ऐड करके मिलनी चाहिए। आप यू शुड नॉट ट्रीट the employees of the same department working at the same position differently। इस तरीके की परिस्थितियां नॉर्मली जनरेट नहीं होनी चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ को आप बड़ा करिए अगर आपको करने की जरूरत है। आप पोस्ट्स अगर एडवर्टाइज करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो उनमें समानता रखिए। ये नहीं कि एक पॉपुलिस्ट मेजर के तहत आपको अपना साइज ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ पोस्ट्स बढ़ाओगे और फिर उन्हें 50,000 की जगह 10-10 हजार पे भर्ती करोगे। तो मुझे लगता है कि वो यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली भी बात होगी। और साइमल्टेनियसली ये करने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। आपको अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को उस तरीके से सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। अभी ब्यूरोक्रेसी ट्रेंड है किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी ना हो पाए। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी जो सबमिट की कि जिस तरीके से टैक्सेस लगाने के लिए कोविड में तो, और जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं पूरी दुनिया में, तो वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। उनको सस्पेंड करना पड़ा। आपने ये भी देखा होगा कि जितनी आउट ऑफ द, एक रिपोर्ट में कि आउट ऑफ द टोटल MNCs या बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से बाहर निकल के आई, वो सब हिंदुस्तान में केवल 3 और बाकी सब ने देखा, बाकी सब हिंदुस्तान नहीं आना चाहती है। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस एंगल पे भी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी गवर्नमेंट्स को काम करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी हैज टू ओबे व्हाटएवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कमजोर होने के कारण, इंटेलेक्चुअली पैरालाइज्ड होने के कारण ब्यूरोक्रेसी प्रिवेल करती रही। और ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ब्यूरोक्रेसी एज अ होल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में एक इम्पेडिमेंट का ही काम करती है। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स के जरिए ये सब चीजें सेटल हो सकती हैं। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है। और फिर मुझे लगता है कि ये जो यूथ रिलेटेड जो इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, कि नौकरियां नहीं है, कम सैलरी, फिर ये इन कलेक्टिव एफर्ट से इसका निपटारा हो पाएगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट गवर्नमेंट जॉब्स इन सच नंबर्स कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। ये तो पॉसिबल नहीं, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार का भी एक साइज है, एक डिफाइंड साइज है, कितनी नौकरियां होंगी। लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने कम से कम ठीक रवैये से काम करे, ठीक ढंग से काम करे,
इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करे और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, ताकि हमारा यूथ अब्जॉर्ब हो, अनएम्प्लॉयड ना रहे और उसको एक डिसेंट सैलरी मिले, एक डिसेंट लिविंग मिले, जिस तरीके से बाकी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। वहां तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी में कोई ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों ही नौकरियों में बराबर की सिक्योरिटी है, दोनों ही नौकरियों में पे की पैरिटी है या कम से कम इतनी सैलरी है जिसमें आप एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो आसानी से जी सकते हैं। तो वैसा सिस्टम अटेन करने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जुडिशियल लेवल पे, लीगल लेवल पे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली 1990s में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लेकिन आज तक पूरे तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। उसी का कारण है कि वी आर इन सच अ वीक स्टेट ऑफ अफेयर्स। और मुझे लगता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ नाउ टू कम इन पॉलिटिक्स, टेक चार्ज ऑफ द पावर, बी अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नॉट अ ब्यूरोक्रेट, एंड देन चेंज द सिस्टम, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी मेंटेन्स द स्टेटस को एंड ओनली द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिक्स कैन ब्रिंग अ रिफॉर्मेटिव चेंज। जी सर, 4G इंटरनेट जो इस समय काफी ज्यादा एक युवाओं के लिए जरूरत भी है, सबसे ज्यादा एजुकेशन में जो इस समय एक महामारी के चलते स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, और घर पर जो आप देखोगे बाहर स्टेट में सारे 4G इंटरनेट है वो यूज कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सब। और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो कोई भी अगर उन्होंने 1 घंटे में कुछ समझना है तो वो क्या कर रहे हैं, एक दिन उनको समझने में लग रहा है। और कितना ज्यादा आपको लगता है कि कितना ज्यादा ये एक नाइंसाफी कह सकते हैं हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर में 4G बंद करने का निर्णय लिया गया है वो सिक्योरिटी रीजंस को ग्राउंड बना के सरकार ने लिया है, आतंकवाद को ग्राउंड बना के सरकार ने लिया है। देखिए, मेरी प्रॉब्लम ये है सरकार के साथ कि आतंकवाद का जो स्रोत है, आतंकवाद की जो एक डॉक्ट्रिन है, जो आतंकवाद के पीछे एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, पब्लिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट अभी तक तैयार नहीं। तो ऑब्वियसली जब पब्लिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो यकीनन है कि उससे फाइट करने का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भी कमजोर होगा। यानी आप सच्चाई बताना नहीं चाहते कि आतंकवाद क्यों है, आतंकवाद क्या है, या जो ये जिहाद चल रहा है आतंकवाद की फॉर्म में, जो एक वॉर फॉर्म है, और जिहाद एज ए वॉर फॉर्म को कंटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक काउंटर रिस्पॉन्स उस जिहाद को रिकॉग्नाइज करके ही बना पाएंगे, क्योंकि दैट इज अ कंप्लीट वॉर फॉर्म। जब आप उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो आतंकवाद तो आप कभी खत्म कर नहीं पाएंगे। अब फायर फाइटिंग के तौर पे आप कहेंगे कि हम लोगों को पनिश करेंगे और उनके कम्युनिकेशन चैनल्स को चोक कर देंगे, तो मुझे बताइए क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या आतंकवाद का सॉल्यूशन 4G बंद करने से मिल जाएगा? यू विल कंटिन्यू टू पनिश पीपल। आतंकवाद विल नॉट एंड बाय स्नैपिंग 4G कम्युनिकेशन चैनल्स। या फिर एक सादा शब्दों में हम समझ लें कि क्या जिस समय 2G नहीं था या 4G नहीं था या लैंडलाइन फोन्स नहीं थे तो आतंकवाद नहीं होता था? आतंकवाद तो बहुत पुराना फिनोमेना है, ये तो उस समय से एक्टिवली काम कर रहे हैं जिस समय लैंडलाइंस भी नहीं होते थे। मोबाइल की तो बात ही छोड़ दीजिए, और स्मार्टफोन्स और ये इंटरनेट टेलीफोनी और इंटरनेट नेटवर्क्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ तो ये कह देंगे 4G हम बंद रखेंगे तो 4 साल में हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, या तो ये एश्योरेंस आ जाए। अच्छा, आपको अपने सिक्योरिटी अपरेटस को ऑगमेंट करना है जिहाद एज ए वॉर फॉर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, वो आप करते नहीं है। मैं जानता हूं सिक्योरिटी में, इनकी मॉनिटरिंग में द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज वेरी पुअर। जिस तरीके से इन्हें काम करना है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, आई हैव इंफॉर्मेशन कि इनके सिस्टम्स उतने इक्विप्ड नहीं है। उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या लोगों को पनिश करने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में भी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ये देते हैं। केवल नेशनल सिक्योरिटी का ढिंडोरा जब पीटा जाता है तो कोई भी बैकफुट पे आ जाता है। जज वुड आल्सो कम ऑन अ बैकफुट, कोई एक रिपोर्ट क्रिएट। क्वेश्चन ये है कि क्या 4G बंद करने से आप आतंकवाद को खत्म कर देंगे? जी। और अगर आतंकवाद को आप 4G बंद करने से खत्म नहीं करते हैं तो आप कितनी देर तक 4G को सस्पेंड करके रखेंगे? यू हैव टू स्ट्राइक बैलेंस। ठीक है, 2 महीने समझ आता है, 3 महीने समझ आता है कि ठीक है एक सिचुएशन हो गई है जिस समय हम तैयार नहीं है, सडनली हमें कुछ चीज कंट्रोल करनी है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। या फिर ये कह दें एक डिसाइसिव तरीके से कि 4G बंद करने के कारण आतंकवादियों के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स खत्म हो गए हैं। देखिए, मैं जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं, मैं स्वयं हिजबुल मुजाहिदीन की हिट लिस्ट पे हूं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हिट लिस्ट पे हूं,
पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है। तो मैं इनसेंसिटिव होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि 4G को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, समटाइम्स वी हैव टू टेक रिस्क्स, राइट, और समटाइम्स वी हैव टू स्ट्राइक बैलेंस। 4G ना मिलने के कारण हमारे बच्चों की स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको प्लग करने के लिए आपने स्टेप्स क्या लिए वो तो बताइए जी। 4G नेटवर्क है तो इसका मतलब है कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन चैनल्स को नहीं पकड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। देखिए, अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा 9/11 के बाद से अलकायदा था। अलकायदा और उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और जिहादी एलिमेंट्स से रहा। क्या उन्होंने 4G बंद करके वहां पे निपटारा किया? ऑब्वियसली नो। मुझे लगता है कि मोर साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन्हें आना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, अपने कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए, ऑगमेंट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वहां पे प्रायोरिटीज करनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है आतंकवाद से लड़ा जा सकता है। सर, रहबरे खेल की जो पॉलिसी लाई गई है, जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं जो उनको रखा गया है, उनकी अगर बात करें तो अगर आज भी हम बात करेंगे ना, मजदूरों की भी अगर बात करें तो उनकी भी दिहाड़ी जो है वो 450 होगी। लेकिन इनके साथ क्या किया जा रहा है, 100 रुपया इनको एक दिन का दिया जा रहा है, उस हिसाब से इनकी जो सैलरी जो है रखी गई है। और कब से जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी युवा जो टीचर्स हैं, कब से अपनी जो आवाज है उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं, काफी बड़े बड़े लोगों से मिले भी हैं, लेकिन कोई हल नहीं। कब तक ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं रहबरे खेल के जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया रिसेंटली आफ्टर द कोर्ट स्टे वाज वेकेटेड, आई वाज अ पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शाना बशाना एकजुट जम्मू आपके साथ खड़ा है। आई नो वेरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम, क्योंकि वी आर कंटेस्टिंग दिस केस इन कोर्ट ऑल्सो। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक और फेलियर है कि इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप जनरेट करते हैं जहां पे आप बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं जी। आप मिनिमम वेजेस से भी कम उन्हें सैलरी दे रहे हैं जी। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी या कम से कम एक डिग्निफाइड और एक सिक्योर्ड लाइफ जीने के लिए जो एक मिनिमम ऑनरेरियम जिसे आप कहते हैं या सैलरी पे स्ट्रक्चर कहते हैं, वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है आपको दे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके भी इन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जहां भी हमारी पॉलिटिकल लेवल पे, लीगल साइड से जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने के लिए हम सदा इनके साथ खड़े हैं। और मेरी बहुत सारी डिस्कशंस में इन कैंडिडेट्स के साथ ये हुआ कि सही समय आने पे हम हो सकता है कोर्ट का दरवाज़ा इस अन्याय को इसे लड़ने के लिए खटखटाएं। तो मुझे लगता है कि दीज आर सर्टन थिंग्स जो वरी करनी चाहिए, जिसको यूथ को डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से सरकारें हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं और किन कंडीशंस पे हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट न्याय कर रही है जम्मू के यूथ के साथ, और जम्मू के यूथ के साथ न्याय हो उससे लड़ने के लिए हम सदा तत्पर हैं, जम्मू के यूथ के साथ हैं। सब इश्यूज को जिस भी लेवल पे टेकअप करना है उस लेवल पे टेकअप करने के लिए भी तैयार हैं, कर भी रहे हैं। सर, लास्ट में जाते जाते युवाओं को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, युवाओं को मेरा यही मैसेज रहेगा कि इस समय जो पैंडेमिक की सिचुएशन खड़ी हुई है, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के इससे लड़ने के लिए अपनी सहभागिता दिखाएं, अपना योगदान दें। और इसके अलावा इंडिया इज इन अ प्रोसेस जहां पे आप ये कह सकते हैं कि भारत का भविष्य क्या होगा, वो बिल्डिंग प्रोसेस इस समय इंडिया में चल रहा है। तो उस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, रीड बुक्स, रीड हिस्ट्री, अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। जिम्मेवारी लें कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट, पर्सनल स्वार्थ जो हैं या फैमिली इंटरेस्ट, उनको छोड़ के पब्लिक, समाज और देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, उन पे इन्वेस्टमेंट्स करें, उसके लिए मेहनत करें। इश्यूज को लेके अपने ओपिनियंस बनाएं आफ्टर थॉरो स्टडी। कंटिन्यूसली आप ये अप्रोच रखें कि आपका जो ओपिनियन इस समय बना है वो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए देयरफॉर कीप ऑन रिसर्चिंग, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। इतने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आपको वहां पे मिलेंगे, ओनली फॉर द पर्पस कि हमें इस देश को मजबूत बनाना है। और अगर देश का युवा इंटेलेक्चुअली साउंड है, अगर उसकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है,
तो मुझे लगता है कि देश के इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में वो एक अनपैरेलल्ड और एक अनप्रेसिडेंटेड योगदान दे सकता है। उसके बाद ही देश हमारा मजबूत बनेगा। उसे आप फिर ये कहिए कि सुपर पावर बनेगा या सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन जब तक हमारी पॉपुलेशन एक डिविडेंड के तौर पे खड़ी होकर सामने नहीं आती, एक स्ट्रांग तरीके से इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग तरीके से होकर सामने नहीं आती, मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, टूरिज्म के सेक्टर में हो, डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, अनरेस्ट इन द सोसाइटी उस लेवल पे हो। तो इन प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करिए और देश को एक स्ट्रांग देश बनाइए। बी वेरी वेरी इंटेलेक्चुअली साउंड एंड बी वेरी वेरी सीरियसली इन्वॉल्व in thinking about how society can change, how polity can change। तो सर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज हमने बात की एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से। जितने भी युवाओं के जो सारे अहम इश्यूज थे सब पे हमने बात की, और युवाओं से मेरी एक अपील भी रहेगी कि जो भी आपकी जो राय हो, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इसके ऊपर। और जो भी मैं देख रहा था कि काफी देर से जो भी इश्यूज सामने आ रहे थे, युवाओं का काफी एक रोष भी दिखाई दे रहा था कि इन इश्यूज पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, इन इश्यूज पे क्यों इनको दबाया जा रहा है। तो आज हमने बात की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए जेके डायरी के साथ। मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।